हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी कि मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आऊँगी पूरी डिटेल में हिंदी, क्योंकि हिंदी कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी सब में आती है। बड़े स्टेट लेवल के एग्ज़ाम उनमें मेंस में हिंदी का पूरा पार्ट रहता है। 200 नंबर का पेपर हिंदी का रहता है और 100 नंबर का ऐसे का, तो वो हिंदी में ही काउंट हो जाता है। तो क्लास शुरू करने से पहले गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो स्किप करने से आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि आपको वीडियो डिटेल में देखनी है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी सिंपल है, आप एक बार समझ लो। मैं गारंटी ले रही हूँ, आप मेरी पूरी क्लास ले लोगे, हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे मेंस का हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम का हो या व्यापम का हो, एसएससी जीडी हो, कुछ कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले एक बात जानना ज़रूरी है, चाहे आप मेरे से या किसी और से भी पढ़ रहे हो, सिलेबस हमेशा देख लिया करो। सिलेबस के अगेंस्ट बिल्कुल मत पढ़ा करो, सिलेबस में जो दिया है उसको पढ़ा करो। तो चलिए आज मैं बताती हूँ सबसे पहले हिंदी में सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हिंदी में आता है बर्तनी। आपको पता होगा बर्तनी, क्योंकि बर्तनी के बिना आप लिखना नहीं जानोगे। तो आपको सबसे पहले बर्तनी आपको बनानी आनी चाहिए। इसके सेकंड नंबर पे है वर्णमाला। सेकंड नंबर क्या है? वर्णमाला। नंबर 3 संधि। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 पे समास। नंबर 5 उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों एक में। नंबर 6 तत्सम और तद्भव। देशी विदेशी सारी चीजें तत्सम तद्भव में सारे आ जाते हैं। नंबर 7 में इतना ही लिखूंगी, इससे आप इधर देख लेना, क्योंकि शायद आपको दिखाई ना दे। वैसे दिखाई तो वीडियो में सारा दिखाई दे रहा होगा आपको। नंबर 7 पे है अलंकार। नंबर 8 रस। नंबर 9 छंद। नंबर 10 पे पर्यायवाची। नंबर 11 है विकारी, अधिकारी शब्द। इसी में कारक वगैरह प्रत्यय वगैरह आपके सारे आ जाते हैं। इसमें विकारी शब्द में क्या आ जाता है तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या आता है। संज्ञा, सर्वनाम और थर्ड नंबर पे क्या रहता है, तो नंबर 3 है विशेषण। फिर उधर मैं लिखूंगी अभी। एक टॉपिक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा का, मतलब आपने देखा होगा कि हिंदी में आर्टिकल दिए हुए हैं कि कौन सी भाषा थे, मैथिली, संताली, बोलो, डोंगरी, ये भाषा ली गई हैं। तो ये भाषा में सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, सारे शब्द दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो और देख सकते हो। उसके बाद में नंबर 12 यहीं पे लिख दे रही हूँ, शब्द शक्ति, ये शब्द लक्षणा वगैरह इसी में आ जाते हैं। फिर वो एक गद्य पद है, और यहाँ पर नंबर 13 में पत्र और पत्रिकाएं। फिर नंबर 14 लेखक, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो तो सारे आपके जो हिंदी के टॉपिक है वो सारे मैं कवर करवाऊंगी। एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी
और CGPSC सब में हिंदी का मेन महत्व है, तो हिंदी तो आनी है, हिंदी से आप बिल्कुल बचकर ना रहें। और SI पटवारी जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो राजस्थान का ले लीजिए, दिल्ली में होते हैं बड़े बड़े स्टेट लेवल के, आप उसमें ले लीजिए, हिंदी सब में आनी है, तो आपको हिंदी पढ़नी है। अब चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लिए। सबसे पहले रखा था मैंने क्या, वर्णमाला। देखो गाइस, पहले बता दे रही हूँ मैं आपको, वर्णमाला की कम से कम 10 से 15 क्लास रखूँगी, उसमें वर्णमाला आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ आप नोट्स बनाने जाना उसको साथ में, जैसे क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए, आपको जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे वो क्लास, क्योंकि वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जहाँ भूले वहीं पे क्वेश्चन गायब। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला की क्लास। वर्णमाला। अब एक मुझे बात बताइए, ये जो वर्णमाला शब्द लिखा है, ये जो वर्णमाला लिखा है वो बना किससे? आप पढ़ने तो बैठा रटे होंगे, सबको रटे होंगे कौन सा है योग है कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको पता होना चाहिए। देखो रटना बिल्कुल छोड़ दो, रटना आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो रटने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो ये वर्णमाला शब्द कैसे बना है, तो ये भाषा में आ जाता है। अब आप सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बात बताऊँगी। सबसे पहले भाषा। अब ये बताइए भाषा होती क्या है? जो ये भाषा शब्द है क्या है, मतलब कि तो देखो ये जो भाषा है, ये भाषा शब्द बास जो धातु होती है, मैंने कहा था जो आपको सारे पढ़ाऊंगी। ये जो भाषा शब्द है बास धातु से मिलकर बना है, इससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करूंगी जिससे आपको दिखाई दे। बोलना क्या होता है, बोलना। आप एक बात याद रखना, जब आप पत्रिकाएं लिखो या कुछ विशेष आपको लिखना है तो उसको हमेशा इसमें बंद किया करो, डबल इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि जो प्रमुख चीज़ें होती है, मेन चीज़ें जो दिखानी होती है, उन्हें हमेशा कोमा के अंदर बंद करो। तो सबसे पहले ये मैंने बताया है क्या, भाषा शब्द काय से मिलके बना है, तो बास धातु से बना है। भाषा शब्द काय से बना है, भाषा शब्द बास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। अब बताओ भाषा के रूप, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के रूप कौन कौन से रूप होते हैं भाषा के, तो नंबर पहला मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है, नंबर फर्स्ट मौखिक भाषा। अब जो मौखिक भाषा है उसी को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं उच्चारित भाषा। यानी अपन मुख से उस किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो भाषा में तो वो आ ही रहा है, लेकिन बोल किससे रहे हैं, मुंह से, इसलिए उसको बोला जा रहा है मौखिक भाषा। और उच्चारण कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा उच्चारित भाषा। तो उच्चारित भाषा यहाँ उच्चारित भाषा। अब नंबर सेकंड है, नंबर सेकंड में क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा का एक और रूप है क्या, वर्तनी भाषा। अब यहाँ तक आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछ लेना, एक बार समझा दूँ फिर से। भले मेरे को 1 घंटे की क्लास और एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन मैं आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी। भले मेरी क्लास स्लो चले, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था यहाँ पे, भाषा। अब भाषा शब्द किससे मिलकर बना है, तो बास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। अब यहाँ पर पढ़ाया था भाषा के रूप,
तो भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक मौखिक भाषा, उसी को क्या बोलते हैं? उच्चारण करते हैं तो उच्चरित भाषा। सेकंड नंबर लिखित भाषा, तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्तनी। क्योंकि लिखना और जो बनाते हैं वर्तनी वो दोनों एक ही चीज़ है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, नोट करके लिख लीजिए आप। पेन पे एक नोट बनाइए और लिखिए कि भाषा का मूल रूप किसे माना गया है? भाषा का मूल रूप किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसको, मौखिक भाषा को। मौखिक भाषा को भाषा का मूल रूप कहा जाता है। मौखिक भाषा, मौखिक, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यहाँ तक गाइस कोई दिक्कत? एक बार फिर समझा देती हूँ। भाषा बाता शब्द बास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के रूप मौखिक और लिखित। मौखिक को ही उच्चरित भाषा बोलते हैं और लिखित को वर्तनी भाषा बोलते हैं। मतलब दोनों एग्जाम में वर्तनी भी लिखे आ सकता है, तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए यहाँ लिख दिया है। और मौखिक की जगह उच्चरित भी आ सकता है, तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए नोट में। भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप किसे कहा जाता है? तो मौखिक भाषा को ही भाषा का मूल रूप कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब यहाँ तक तो वर्णमाला की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है भाषा से। तो अब शुरू करते हैं वर्णमाला। यहाँ से ये आपको आना चाहिए, आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इसके बिना वर्णमाला अधूरी है। ये तो आना चाहिए, सिंपल सिंपल चीज़ें छोटी छोटी, तो आप देख लेना एक बार। अब वर्णमाला, तो डेफिनेशन, वर्णमाला की परिभाषा। और एक बात बता दूं, जब ये वाला जे लगाते हैं और ये वाला, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी चिन्ह में टॉपिक में, जब कुछ बड़ा लिखना हो तो हमेशा इसका यूज किया करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है छोटी लाइन लिखी, इस पर आपके मेंस जब आप दोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे। हिंदी हमेशा शुद्ध लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा अशुद्धि हिंदी में होती है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब इसकी एक डेफिनेशन पूरी छोटे से वाक्य में आ गई है, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, अब ये जो व्यवस्थित शब्द है इसका मीन्स आप समझ गए होंगे। वर्ड बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या कहलाती है? वर्णमाला। अब जब आपने ये वर्णमाला पढ़ाई है, वर्णमाला आपने पढ़ी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत क्लिक करा होगा, जब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, कि ये वर्ड क्या होते हैं। ये जो वर्ड होते हैं, इससे ये मिलके बना है, तो ये क्या होते हैं? तो इसको मैं बता दूं, आप नोट करते जाना साथ में, ये क्लास बड़ी हो जाएगी। तो ये जो वर्ड होते हैं, वर्ड की परिभाषा लिख लीजिए। मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि या बोली या आवाज लिख सकते हैं कुछ भी, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मतलब मुख से निकली हुई वो छोटी से छोटी ध्वनि, अगर अपने मुंह से कुछ भी ध्वनि निकल रही है या कोई भी शब्द निकल रहा है या कोई आवाज़ निकल रही है, तो उसका वो क्या कहलाता है? वर्ड।
और जिसको तोड़ा ना जा सके, मतलब कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई ध्वनि बोल रहे हैं, तो उसको टुकड़ों में बिल्कुल ना उसका विच्छेद ना हो पाए। वो बोल रहे हैं जैसा, बिल्कुल जैसा अपन ने बोला है वो वैसा ही होना चाहिए। तो उसको क्या कहा जाता है? उसे वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वर्ड कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक नोट करा दूं, आप लिख लेना। सबसे पहले बहुत से लोग बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूजन में जाओगे इसलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये जो री है, ऋषि वाला री, इसको NCERT ने हटा दिया है। काय में से हटा दिया है? तो जो स्वर थे ना 11, उनकी संख्या में से ये री हटा दिए उन्होंने। वो री को काउंट नहीं करते। वैसे तो बोले जाए तो वो 11 स्वर होते हैं, लेकिन उन्होंने हटा दिया है 11 स्वर 33 व्यंजन, लेकिन इनने री हटा दिए, री को हटा दिया है NCERT। लेकिन भारत में, जो अपना इंडिया है, भारत में कुछ जगह तो 4 माने हैं संयुक्त व्यंजन, और कुछ जगह ये जो वो है क्या बोलते हैं स्वर, और कुछ जगह 3 संयुक्त व्यंजन बोल लो या स्वर, कुछ जगह 3। तो जो 4 इनमें, जो भारत में कुछ राज्यों ने तो 4 माने हैं और कुछ ने 3 माने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये है ना री, और जो हटा दिए गए हैं उनको, यहाँ से अंगा भी हटा दिया गया है ये, और ये हा भी हटा दिया गया है, और ये सिरा भी हटा दिया गया है। तो इनको क्या बोलते हैं? भारत के कुछ राज्य हैं जो स्वरों की संख्या 4 मानते हैं, जो हटा दिए गए हैं उनको प्लस करके बता रही हूँ। वैसे आपको पता होगा स्वर 11 होते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मैप बना के है, तो मैप में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ मैं एक बार, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अपना काय का मैप है, आपको ये पता होना चाहिए काय का मैप है। हमेशा क्वेश्चन बनाएगा तो हमेशा मैप से बनना चाहिए। ये अपना मध्य प्रदेश। अब ये तो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे तीनों में 4 संख्या मानी गई है, और भी राज्य हैं, ये 3 मुख्य हैं। तो यहाँ पे नोट करने लिखा कि NCERT ने री को हटा दिया है। किसने हटा दिया है? NCERT ने इसको हटा दिया है, इसको री को। और जो 4 संख्या मानते हैं स्वरों की, 4 संख्या या संयुक्त व्यंजन कर लो, तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहाँ तक गाइस दिक्कत, अगर आप ये नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज बेस के लिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, कोई ऐसा वो नहीं है इसका, ये नहीं है। अब जो बता रही हूँ वो जरूर प्लीज़ गाइस नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं बताऊंगी स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? तो 33। ठीक है। और वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो वर्ड ऊपर लिख दूँ, सॉरी मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था। वर्ड की संख्या कितनी है आपको सबको पता होना चाहिए, 52। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि वर्णमाला में, और अब इनको पार्ट में बांट दिया गया है। किसको? स्वर को नहीं बांटा, इनको बांटा है। तो नंबर फर्स्ट पे आएगा क्या? तो नंबर फर्स्ट पे आएगा स्पर्शी व्यंजन। आप ये करके कर लो, ये भी ये स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं?
तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। उसके बाद में बी में आएगा ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन है 4। उसके बाद में सी संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी 4। डी में आएगा अयोगवा। अयोगवा ये कितने हैं? ये 2। फिर ई आएगा, तो ई में आएंगे द्विगुण व्यंजन। ये कितने हैं? स्पर्शी 25, ऊष्म, संयुक्त, अयोगवाग और द्विगुण व्यंजन। ये सारे हैं तोड़ के इसको। उसके बाद में गाइस 1 मिनट रुकना, इसमें थोड़ी इंक डालूंगी, चल नहीं रही है, थोड़ा रुक जाओ। मैं आपको पढ़ा रही थी संयुक्त व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अयोगवाग और ऊष्म व्यंजन। तो अब मैं आपको बता दे रही हूँ ये कौन कौन से होते हैं। आपने वहाँ पे मैंने अंतस्थ नहीं लिखा था, तो मैं डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ये कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन है 25। अब का वर्ड्स लिखना है, का, खा, गा, घ और ड। फिर चावल, उसके बाद में टावल। उसके बाद में टावल। पावल। उसके बाद में ये लिखने के बाद में अपन चलते हैं अगली क्लास की तरफ। आ पत्ता, पा, बा, भा और इमा। ये हो गए सारे। ये क्या है? ये क्या है? तो ये है स्पर्शी व्यंजन। कौन सी है ये? स्पर्शी व्यंजन। क्या है? स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। स्पर्शी व्यंजन के बाद में नंबर बी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या रा, ला और वा। ये कौन से हैं? ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। उसके बाद में सी। सी में है ऊष्म व्यंजन। तो जो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन में श, स, सा और हा। ये है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। उसके बाद में नंबर डी। डी पे संयुक्त व्यंजन।
तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? उसके बाद में अयोग, अयोग कौन से हैं? हाँ और उसके बाद में द्विगुण व्यंजन एफ, एफ पे क्या है? द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण कौन से हैं? द्विगुण कौन से व्यंजन हैं? तो ये जो द्विगुण व्यंजन है, एक तो ये डा और एक ये वाला डा। अब एक बात बताऊं, और उसके ऊपर मैंने क्या स्पर्शी व्यंजन यहाँ पर लिखो। स्पर्शी व्यंजन आपको बता दिए थे। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्शी व्यंजन आपको पता है, स्पर्शी व्यंजन 25। कितने हैं? 25। का वर्ग से पा वर्ग, ठीक है। 5 का जोड़ा बनेगा टोटल 25। अब आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, ये आप नोट कर लेना। अब यहाँ पे ये जो है ये हटा दिए गए हैं, कौन कौन से है ये नोट करके लिख लेना। ये जो स्वर से हटा दिए, कौन से? हाँ, अंगा, ऋषि, जे जो री, और ये वाला स्रा, ये सब यहाँ से स्वरों की संख्या से इनको हटा दिया गया है। और एनसीईआरटी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो एनसीईआरटी ने स्वरों की संख्या 48 मानी है। ठीक है। अब आप एक चीज़ करना कि ये तीनों सा हैं, ये भी मैं बताऊंगी इनको आपको, जब मैं आपको भाषा बताऊंगी कि उच्चारण कैसे करते हैं तो उसमें बताऊंगी कि ये जो तीनों सा हैं, ये सा बोलने में बहुत अंतर है। आप सब लोगों को एक ही सा एक ही नहीं है। ये जो सा है आप शक्कर लिखो यहाँ। अब बोलो, इस सा को बोलो, इसको मत। शक्कर सा। ये जो तालव्य से है, तालू के ऊपर से, ये यहाँ पे पलटी मार रहा है, मूर्धा की तरफ पलटी मार रहा है यहाँ पे ये। अब षटकोण वाला सा, षटकोण, ये यहाँ से एकदम अंदर से निकल के और बाहर की तरफ, अंदर से और बाहर की तरफ। फिर ये सपेरा वाला, तो यहाँ सपेरा लिखो। तो ये बोलो सपेरा, सपेरा, सपेरा का ओष्ठ और दंतव्य के बीच। तो इनका सबका उच्चारण अलग है। हिंदी में एक एक वर्ड आप एक बार क्लास ले लेना सारी, यहाँ पे आपकी हिंदी बहुत सिंपल हो जाएगी। आप नोट जरूर कर लेना। इसका अगला पार्ट है वर्ड, तो ये आपको मैं सिखाऊंगी अगली क्लास में, आपको कैसे क्या करना है। कल फिर क्लास आएगी गाइस, टफ लग रहा होगा, मैंने भी पढ़ा था पहली बार मेरे को लगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। सबसे पहले भाषा समझाई थी, भाषा शब्द कैसे बना है, फिर वर्णमाला की डेफिनेशन, भाषा के रूप बताए हैं, उसके बाद में वर्ड की आपकी पूरी परिभाषा बता दी। उसके बाद में पूरे व्यंजन है कितने हैं वर्णमाला में, कितने माने गए हैं, तो 12 हैं। पूरी वर्डों की संख्या कितनी है, जो 52 है। फिर स्वर 11, व्यंजन 33। उसके बाद में एनसीईआरटी ने 48 माने हैं। उसके बाद में मैं क्या बता रही हूँ, वर्ड 52 और स्वर 11, व्यंजन 33। एनसीईआरटी ने 48 माने हैं क्योंकि उनने हटा दिया है 4 को, जो मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, तो वो कौन कौन से हैं, ये है आ, अंगा, री, और इनको हटा दिया है एनसीईआरटी ने, इसीलिए वैसे 52 माने गए हैं, वो 48 मानते हैं। भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ मूल रूप से 4 माना गया है स्वरों को, मूल रूप से, वैसे स्वर 11 है, मूल रूप से संख्या 4 है। एनसीईआरटी में स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। तो 4 कौन कौन से राज्य हैं मैंने बता दिया आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन ने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने थे, 25, किससे, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, 5 का जोड़ा बनेगा उसमें। उसके बाद में अंतस्थ,
अंतस्थ व्यंजन थे 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन कितने थे? 4, तीनों स और हा। उसके बाद में अयोगवाग 2, अह और अंग। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन 6, त्रम, ज्ञ, स्रा। उसके बाद में द्विगुण व्यंजन ड़ और ड़। तो ये मैंने आपको सारे समझा दिए, आप एक बार देख लेना और क्वेश्चन बना के देखना। जब आप किसी भी टीचर की किसी सब्जेक्ट की क्लास लिया करो, प्लीज़ गाय रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत लगाया करो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तुरंत माइंड में सेट होते हैं। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।